काफ़ी टर्निंग पॉइंट पिछले साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जीएस पेपर 1 में काफ़ी टर्निंग पॉइंट लाया गया है। वह टर्निंग पॉइंट ऑप्शन सेटिंग से संबंधित है और ये ऑप्शंस जो हैं दो नए प्रकार के ऑप्शंस देखने को हमें मिले थे और इसी कारण कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने में अक्षम थे और इसी कारण वे विफल भी हो गए। और इस पर इसलिए अधिक बल देने की आवश्यकता है क्योंकि यह जो दो तरह का अलग पैटर्न आया था उसका वेटेज 50% प्लस क्वेश्चंस में थे। तो ऐसे में इस तरह के पैटर्न को बेहतरीन तरीके से जानने के बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम लोग उन दोनों पैटर्न्स की खामियां देखेंगे कि कहां पर हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चंस के ऑप्शन को टैकल करें कि अधिकतम पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ हमारी सही होने की बढ़ जाए ताकि हम अधिकतम अपना मार्क्स गेन कर सकें। वैसे तो कई लोगों ने इस पर रिसर्च कर लिया है इन ऑप्शंस पर कि कहां पर इनके फॉल्ट्स है और उन्हीं फॉल्ट्स को टच करते हुए अगर अधिकतम मार्क्स आप ले आते हैं बिना पढ़े तो यह आपको एक एक्स्ट्रा माइल दिलाएगा एग्ज़ाम में। और जहाँ तक बात 2023 के कटअप की रही तो उस कटअप ने साबित कर दिया है कि यह पैटर्न जो है अधिकांश लोगों के समझ में नहीं आई थी क्योंकि इस वर्ष जो है कटअप लगभग 75 मार्क्स के आसपास आ पहुंचा है। हाँ, यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि 2023 का जो सीसेट का पेपर था उसके कारण भी जीएस पेपर 1 का कटअप काफ़ी गिरा है क्योंकि अधिकांश ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाया और उसी कारण यह जीएस जो है उसका कटअप भी काफ़ी नीचे चला गया। अगर सीसेट जो है थोड़ा आसान हुआ होता तो यह 75 से ऊपर जाता, लेकिन ओवरऑल अगर सीसेट का पेपर पिछले साल की तरह भी रहता तो यह कटअप जो है 80 के आसपास ही रहता, इससे ज़्यादा भागता नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या खामियां हैं इस तरह के ऑप्शंस को और कैसे टैकल करना है। सबसे पहला कि अगर पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाता है तो यह पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट आया है, इसलिए आप घबराइए नहीं और क्वेश्चंस को सही से बनाइए। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो पिछले बार घबरा गए थे, तो आप घबराइए मत। घबराने से आपके 4, 5, 7 नंबर आप गलत कर बैठेंगे और उसका आपको नेगेटिव खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप पहला नेगेटिव से बचें। अब हम पैटर्न की बात करते हैं। पहला पैटर्न इस तरह का था कि आंसर्स जो है पेयर में दिए गए थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे पहला होता है कि आप जो है कोई पहले देखें कि आपको कितना इस क्वेश्चंस के आंसर्स पता है, कितने ऑप्शंस आपको पते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इस तरह के ऑप्शंस को बनाने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला रूल है कि आप कंप्लीट नॉलेज का यूज करें। तो चलिए इस प्रश्न को एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग फौना। तो हाउ मेनी एबव आर जनरली नॉक्टरल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो कितने ऐसे यहाँ पर जो जानवर दिए गए हैं रात में अधिक सक्रिय होते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है लाइन टेल्ड मकाक। आप सभी अगर पढ़े होंगे तो आपको IUCN का आंकड़ा पता होगा। कई सारे स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन वनरेबल है। तो काफ़ी जीव जंतुओं के बारे में सारे लोग पढ़े होते हैं। तो लाइन टेल्ड मकाक एक तरह से बंदर की ही, मंकी की ही प्रजाति है। तो कम से कम इतना नॉलेज तो भी है हमारे पास। मालाबार स्वेट के बारे में काफ़ी बार पूछा है और ये तो सभी को पता होगा कि ये जो है रात्रिचर जीव है, नॉक्टरल है। तो कम से कम हर किसी को मालाबार स्वेट के बारे में पता है कि वह रात को कम से कम जागता है। उसके बाद अब तीसरा है हमारा सांभर डियर। तो कुल मिला के कम से कम सभी लोग ऑप्शन 2 के बारे में कंफर्म होंगे कि हाँ यह आंसर हमारा सही है। बाकी अब बचा कि ये 3 नंबर और 1 नंबर पर क्या किया जाए, ये इसके बारे में हमारे पास जानकारी तो नहीं है। ऐसे समय हम लोग दूसरा स्टेज यूज करते हैं जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज में करेंगे क्या कि लाइन टेल्ड मकाक है या मकाक मंकी का प्रजाति है। अब हम लोग बंदर जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो वह दिन में ही
सक्रिय होते हैं। इसका कारण यह है कि जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं तो बंदर जो है वह शाकाहारी पदार्थों पर आश्रित होता है तथा दिन के रोशनी में आश्रित होते हैं। तो इस तरह से एक जनरल नॉलेज के तहत कह सकते हैं कि ये जो है दिन में जागेगा, रात को नहीं। और जहाँ तक बात रही हिरन की, तो हिरन पर भी वही कंडीशन लागू होगा। शाकाहारी जीव है, उसको घास फूस की ज़रूरत ज़्यादा है और वह इस तरह से दिन में ही जागेगा। तो इसको जनरल नॉलेज के माध्यम से हम लोग ऑप्शन ये मार के निकलेंगे। तो इसमें हम लोगों ने दो तरह के कंसेप्ट यूज किए। पहला कंसेप्ट कंप्लीट नॉलेज एंड सेकेंड ऑप्शन के रूप में जो है अपना कॉमन सेंस के रूप में। अब बात करते हैं इस तरह के ऑप्शंस की खामी की। तो जब आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हों, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जब आप पूरी नॉलेज यूज कर चुके हैं, नहीं बना, कॉमन सेंस यूज किए, नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, तो तीसरा स्टेज होता है कि आप जो है इन तीनों में कुछ विरोधाभास, जो कंट्रास्ट ऑप्शंस हो, उन्हें एलिमिनेट करें। तो हम अगला स्टेज यूज करेंगे, कंट्रास्ट ऑप्शंस को ढूंढेंगे जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए ऑप्शन 1 और 2 एक साथ कंट्रास्ट करते तो दोनों में से कम एक ही होता, बचा हमारा एक। तो इस तरह से आंसर जो है ऑप्शन 2 ही होता है। एलिमिनेशन का काम जो है, पहले यूपीएससी के क्वेश्चंस अलग होते थे, लेकिन इसमें भी एलिमिनेशन वर्क करता है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक इसमें भी यूज करना है। तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक इसमें यूज करना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका मार्क्स जो है डेफिनेटली बढ़ेगा। और इस तरह से आप अगर 30 क्वेश्चंस इस तरह के ऑप्शंस के फॉर्मेट के साथ है तो आप एलिमिनेशंस के साथ 8-10 क्वेश्चंस में गेन कर सकते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो आप इसके माध्यम से एलिमिनेट करके काफ़ी क्लोज पहुंचेंगे। अब इसी में एक लास्ट तरह का ऑप्शंस बचता है। अगर मान लेते हैं कि मैंने सारा चीज़ कर लिया, मैंने कंप्लीट नॉलेज यूज किया, मैंने कॉमन सेंस यूज किया और थर्ड में मैंने एलिमिनेशन यूज किया, जो कंट्रास्ट है उसको एलिमिनेट करके हमने हटाया, इसके बावजूद अब नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा बचा रह गया, तो हमेशा याद रखिए कि आप मिनिमम यूज कीजिए। आपको जितना का आंसर पता चल गया है उतना को ही सही ऑप्शंस मार के निकलिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अब अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि आप मान लेते हैं 5 ऑप्शंस दिए गए थे, 5 में से आपको 3 के बारे में पता चल गया और आपने ये कह लिया कि 3 में से कम इसमें जो है एक ही सही होगा, बाकी 2 मेरे लिए गलत है। और 5 में से 3 के बारे में मैंने कंफर्म कर लिया, बाकी मेरे पास बचे 2। अब 2 के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में कि कुछ गलत भी है कुछ सही भी है। अब आपने इसमें किया क्या है कि आपने निकाल लिया है कि इस 3 में से केवल एक सही है, बाकी 2 गलत है। आपको 2 के बारे में पता नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा रिस्क लीजिए। और रिस्क क्या है कि 2 में से एक को जो है एक एवरेज करके आप कम से कम लीजिए, मिनिमम और एवरेज। तो एक जो है इसमें और जोड़ दीजिए और 1-1-2 करके आप रिस्क ले सकते हैं और ऑप्शंस जो है 2 ओनली 2 मार सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारे पास प्रॉफिट है। अगर ऑप्शंस देखते हैं तो मुझे 3 के बारे में पता चल गया था कि एक ही सही है, इसका मतलब है अब 1 सही हो सकता था, 2 सही हो सकता था और ओनली 3 सही हो सकता था। और ऐसे में अगर मैं सिर्फ 1 मार के निकल जाता, मेरे को 1 ही पता था, तो इसमें संभावना क्या है कि मेरे पास तो अभी 2 और 3 के ऑप्शंस के बारे में पता भी नहीं था। अगर हम बीच वाला मारेंगे और इनमें से दो ऑप्शंस जो बचे थे मेरे, इसमें से एक भी सही हो गया तो मेरा आंसर बी जो है 2 ओनली 2, ये संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी कि सही होगा। इसीलिए हम लोग मिनिमम एंड मिडिल पाथ यूज करेंगे। तो इस तरह के टॉपिक को कुल 4 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करने के लिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिया है, कम से कम में समझाने का प्रयास किया है। अब दूसरे तरह के फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसी तरह के एक और पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं। और यह पैटर्न क्या है कि जब क्वेश्चन जो है सारे सम से स्टार्ट हों,
कि कुछ मशरूम मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, कुछ मशरूम जो है साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। सब सम लगा हो तो आँख बंद करके आप श्योर हो सकते हैं कि 99% जो है सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। और जब सही हो जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप हमेशा ऑल मार के निकलिए। यह जो है इसकी सक्सेस या फिर जो एक्यूरेसी रेट होती है 99% के आसपास देखा गया है। यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इस तरह के 99% चांसेस ऐसा रहे हैं कि वह सारे के सारे सही हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं एक मशरूम है, अब मशरूम में 200-300 प्रजातियां हैं, अब उसमें से कह रहा है कि कुछ भी ऐसा हो गया, एक भी हो गया। अब देखिए इसमें एक भी मशरूम इस कैटेगरी में आ गया तो इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट सही हो गया। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही हाई है सही होने की। सम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई, और इसी कारण इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऐसे में इस तरह के ऑप्शंस का इसमें विशेष रोल होता नहीं है, क्योंकि सम वाले में लगभग सारे के सारे ऑप्शन सही होते, तो इस तरह के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं नहीं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तरह के ऑप्शंस के बारे में। इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें होता है कि स्टेटमेंट एक सही है, दो सही है, एक दो का कारण है, दो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, एक सही है लेकिन दो सही नहीं है, दो सही है लेकिन एक सही नहीं। इस तरह के ऑप्शंस को कैसे टैकल करें? इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें दो तरह के जब स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, अब इसमें हम लोग पहले से क्या मान के चलेंगे यह ध्यान रखने की बात है। पहला रूल ये है इसमें कि इस दो स्टेटमेंट में कम से कम एक स्टेटमेंट सही होगा, एक स्टेटमेंट ऑलवेज राइट। तो आपको पता करना है कि इसमें से स्टेटमेंट एक सही है या दो सही है, पहले आपको ये पता करना है। और ज़्यादा सही कौन है? जो ज़्यादा कम सुपरफ्लुअस लगे, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, आप उसको सही मानिए। इसके बाद रूल 2 है, जब आप पहचान लें कि इसमें से कौन सा एक सही है, तो यह जो स्टेटमेंट होता है कारण कार्य संबंध होता है, कॉज और इफेक्ट संबंध होता है। एक कारण होता है तो दूसरा प्रभाव होता है। आपको बस ये पता लगाना है कि क्या आप जो सही मान रहे हैं उससे को स्टेटमेंट एक या दो पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या उससे दो भी सही हो रहा है या एक सही हो रहा है। अगर आप उसको सही निकाल पा रहे हैं तो आप दोनों सही कर लिए। उसके बाद देखिए कि क्या उन दोनों में काफ़ी क्लोजनेस है, क्या एक का प्रभाव दो है, यानी कि साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करके आप दिमाग से सोचिए उसे कि क्या उसका एक्सप्लेन जो करके एक स्टेटमेंट एक को एक्सप्लेन करके टू को डिफाइन किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ऑलवेज आंसर ये होगा, और अगर नहीं किया जा सकता है और दोनों सही है आप तो इस तरह से बी हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक सही है, अगर केवल एक सही है तो सी आंसर हो जाएगा, और अगर केवल दो सही है एक गलत है तो आंसर डी हो जाएगा। अब इस रूल को हम लोग इस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं कि इसमें से दो में से कोई एक सही है। अब ये पहले सही क्यों है? आप जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देखिएगा तो इसमें कहा कि एक सही है दो सही, इसमें कहा कि एक और दो सही है लेकिन एक का एक्सप्लेनेशन जो है दो नहीं है, इसमें कहा है एक करेक्ट है, इसमें कहा है एक इनकरेक्ट है लेकिन दो करेक्ट है। इसका मतलब है आप चारों ऑप्शंस में देखिए कि कम से कम चारों में एक तो सही हो ही रहा है, तो इसीलिए हम लोग यह रूल पूरी तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए इसमें ढूंढते हैं, तो पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। तो सबसे पहले एक से ज़्यादा दूसरा पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर और मॉइस्चर जब ज़्यादा बढ़ता है तो किसी भी फॉरेस्ट में जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं क्या वह क्विकली डिकम्पोज हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू होते हैं। मॉइस्चर अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, तापमान अधिक है तो सड़ना तेज़ हो जाता है। ये हम लोग बहुत ही जनरल तरीके से जानते हैं। इसमें जो है बहुत ही आपको साइंटिफिक होना पड़ेगा। अगर आप साइंटिफिक है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये सोचने वाली बातें होती हैं। तो इसका मतलब है कि
ये ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन एक भी देख लीजिए पहले। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन, जो आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर कह रहा है कि जो मृदा है, सॉइल जो है, वह उसमें न्यूट्रिएंट्स अधिक होती है। तो अब उसमें न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है आपको भी नहीं पता है, कम से कम पहले एक सही ज़्यादा करना था। तो इससे ज़्यादा सही जो है, 1 से ज़्यादा सही आपको 2 लग रहा है। तो इसका मतलब है आपने कम से कम ये पता कर लिया कि ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है, कम से कम सही है। अब स्टेटमेंट 1 पर आते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि यहाँ की मृदा जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की न्यूट्रिएंट्स रिच्ड है या नहीं है। अब देखिए कि यहाँ का मृदा जो है, यहाँ पर मॉइस्चर अधिक है ट्रॉपिकल में, हाँ सालों साल वर्षा होती है। टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर भी बहुत अधिक है। इस हिसाब से एक भी सही है और एक का जो एक्सप्लेनेशन है वह 2 भी सही है। इससे निकल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा जागरूक होना होगा, थोड़ा सोचना है कि क्या ऐसा भी संभावना है कि एक गलत हो सकता है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, हम लोग इस बात को पूरी तरीके से जानते हैं। तो जब यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मॉइस्चर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, डिकम्पोज क्विकली हो गया एक में, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने के कारण ये डिकम्पोज होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है, इसलिए सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि एक तो सही है, लेकिन 2 स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है गलत हो गया। कारण बस यही है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल है और ट्रॉपिकल में वर्षा अधिक होने के कारण यह ज़मीन के अंदर चली जाती है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही क्लोज और बहुत ही थिन लेयर जो है इन दोनों के बीच एक डिफाइन करती है लाइन। लेकिन आप अगर बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं, आप अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हैं, आप इस बात को ये कारण कार्य संबंध को अप्लाई करने के बाद कि कम से कम एक सही है, उसके बाद कारण कार्य संबंध लगाएं, उसके बाद थोड़ा इसके गलत होने की तरफ भी आप ध्यान दें। और अगर ये तीनों आप एक साथ, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसके आंसर्स तक पहुंच जाएंगे, और वो भी लगभग अधिकांश 80-90% क्वेश्चंस में आप इसको सही कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग देखें तो स्टेटमेंट 2 हमारा सही हुआ। स्टेटमेंट 1 जो है सही है, लेकिन यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण या लीचिंग हो जाती है, जिसके कारण न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, जहाँ पर स्टेटमेंट यह कहता है कि इस तरह में स्टेटमेंट नहीं सॉरी इसमें डी सही होगा, क्योंकि जहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वह करेक्ट है। तो आंसर डी हो गया हमारा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। यह जो है इसमें कहा गया क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में स्टेटमेंट 2 दिया गया। तो आपको पता है कि पहले मुझे ढूंढना है कि एक कम से कम इसमें सही है। तो चलिए दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, और पढ़ने के बाद हम यह निकालेंगे कि इस दोनों स्टेटमेंट में एक कौन सही हो सकता है, ज़्यादा संभावना किसकी है। पहला बोलता है स्टेटमेंट, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया इज 600:400 मीटर का स्टैंडर्ड बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द फ्लैग सेल बी 3:2। तो यह कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि फ्लैग का जो रेशियो है 3:2 होना चाहिए, जबकि 1 स्टेटमेंट कर रहा है कि स्टैंडर्ड साइज जो है 600:400 है। तो इसका मतलब है कि क्या 600:400 जो है या 3:2 के रेशियो में टूट रहा है। देखिए तो 0000 इसको कट करते हैं और 6/4 को अगर करेंगे तो फिर 3/2 आता है। इसका मतलब है कि 2 से स्टेटमेंट 1 को जो है निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि 2 जो है तो डेफिनेटली सही है हमारा 100%, क्योंकि उससे ए निकल रहा है, तो इसका मतलब 2 तो 100% पहला सही है। अब बात करते हैं 2 की कि क्या 2 सही हो सकता है। तो अब कम से कम मुझे पता चल गया कि यह बी स्टेटमेंट सही है। अब 1 के बारे में हम लोगों ने जब निकाला तो यह जो है 1 जो है 3:2 के फॉर्मेट में निकल रहा है। तो बहुत जिसने भी ऑप्शन सेट किया है वह
अगर गलत करवाना चाहता है तो उसने इसी रेशियो में दिया होगा कि हम गलत कर दें। हम लोगों ने बार बार इस बात को देखा है कि अगर हम लोग ऑप्शन 2 एक निकाल लिए सही है और ऑप्शन 2 के बाद 1 जो अगला स्टेटमेंट है स्टेज है कि 2 से 1 क्या निकल पा रहा है, तो यहाँ भी निकल जा रहा है। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग तीसरा स्टेज उसमें यूज क्या करते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 1 जो है गलत हो सके। हम लोग हमेशा तीसरा स्टेज ज़रूर जांच करेंगे। इसमें साइंटिफिक होने का यही तो तरीका है कि क्या हम अधिकतम जो है उसका यूज करें। अब 3 से आप किसी तरह का साइंटिफिकली पहुंच पा रहे हैं कि 3 गलत कर सकें आप, ऐसा कोई आप निकाल पा रहे हैं, सोच रहे हैं इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ पा रहे हैं? तो देखिए ये पूरी तरीके से फैक्चुअल है। आप इसमें किसी तरह का आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रहा है। तो आप जब स्टेज 1 पूरा किए, 2 पूरा किया और स्टेज 3 जिसमें होता है कि आप जो एक स्टेटमेंट बच गया उसको गलत करने का प्रयास करें, आप इसमें विफल हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 2 स्टेज सही से इसको अप्लाई कर लिए लेकिन एक स्टेज जो है हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक हम लोग 100% इसके आंसर्स तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब ऐसे स्टेज में हमारे पास क्या हो गया, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है, नॉलेज कम है। तो हम लोगों ने पीछे कहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का क्या तरीका होता है कि हम मिनिमम ही लेके चलते हैं कि स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है ए में भी सही है, बी में भी सही है और डी में भी सही है। हमारे पास 3 ऑप्शंस बच जाएंगे, बस एलिमिनेट हो रहा है सी। अब ऐसे में हम लोग हमेशा मिनिमम लेके चलते हैं। मिनिमम इसलिए क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एग्जामिनर बहुत चांसेस है कि यह गलत करवाने के लिए दे दे। और अगर मान लेते हैं स्टेटमेंट एक सही भी देता तो एक का एक्सप्लेनेशन 2 होता ही, क्योंकि हम लोग 1 से 2 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कि बी भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग कितना क्लोज पहुंच गए हैं इससे कि इसका आंसर ये होगा या तो डी होगा, यानी कि आप 50-50 में हैं। आप अगर 10 क्वेश्चन 50-50 में मार रहे हैं तो 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है। आप स्टेज 3 में विफल हो गए हैं, लेकिन आप जब इस तरह के प्रश्न आ गया है तो आप क्या कीजिए कि मिनिमम मार के निकलिए। मिनिमम अर्थात आप डी मार के निकलिए, क्योंकि अधिकांश समय ऐसा साइकोलॉजी यूज करता है ऑप्शन सेटलर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करता है कि वह देखना चाहता है कि क्या आप ब्लाइंडली अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या। तो आप ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पिछला अगर रूल देखें, अगर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ऐसे होते जो मुझे नहीं आता तो हम मिडिल पार्ट में इसको एक और जोड़ देते, लेकिन इसमें एक ही है तो एक हमेशा उसको ख़त्म कीजिए। एक का आधा करेंगे तो आधा तो जोड़ नहीं सकते, उसको हटाइए, हमेशा राउंड ऑफ कीजिए, उसको मिनिमम करिए। तो इस तरह से हम लोग इसको डी मार के आंसर निकलते हैं। चलिए आज हम लोग 2 तरह के पैटर्न की बात कर लिए और उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। और थोड़ा समय की कमी की वजह से तथा वीडियो लंबा ना करने की वजह से सारे जो कंसेप्ट है उसको कम से कम क्वेश्चंस में ही और कुछ जो है हाइपोथेटिकल कंडीशंस लेकर ही समझाने का प्रयास किया गया है। बाकी संभव हुआ तो आगे इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और सारे तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जितने हैं उसके जितने भी कंडीशंस बन सकते हैं उसको और विस्तार से बात कर सकते हैं और अदर जो सिचुएशंस बनते हैं उस पर भी हम लोग डिटेल से बात कर सकते हैं। साथ में एक नया कंसेप्ट जो है हमारा पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ की है कि उसको कैसे यूज करते हैं, जीएस में मैथमेटिक्स कैसे यूज करते हैं उसको भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आज इसी टॉपिक को यहीं पर अंत करते हैं और हम लोग जीएस को मैथ के माध्यम से उसके पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे।